Okay, so last time we were discussing about the carbocations. Okay, so थोड़ा सा लास्ट में हमारा टॉपिक जो है रह गया था, उससे हम कंटिन्यू करेंगे. So next is the effect of substituents on the stability of the benzyl carbocation. स्पेशली बेंजाइल कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन के ऊपर अगर हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और वो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास अगर तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो क्या वो स्टेबिलिटी इंड्यूस करेगा या नहीं करेगा. ओके, ये हमने देखना है. जैसे ये हमारे पास क्या है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, ठीक है, और इसके पैरा पे हमारे पास या ऑर्थो पे हमारे पास क्या है, कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है. तो ये देखा गया है कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा, ठीक है, रिलेटेड टू दिस कार्बोकेटाइन. ओके, विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोकेटाइन द पोजीशन ऑर्थो इज दिस वन एंड दिस वन, ओके, एंड पैरा इज दिस वन. If a electron releasing group at ortho and para position of the phenyl group, okay, will tend to further stabilize this carbocation. ठीक है, कैसे स्टेबलाइज करेगा, ऑर्थो और पैरा से ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिंग में देगा, तो रिंग से आगे क्या जाएंगे, इस कार्बन के ऊपर जाएंगे, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो वहाँ पे क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी. ठीक है, तो मीन्स अगर हमारे पास कोई भी ऐसा ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो या पैरा पे जिसका प्लस आई इफेक्ट है, तो वो बेंजाइल कार्बोकेटाइन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है दैट इज ए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. कैसे, इस ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या रिंग में देता है, रिंग के इलेक्ट्रॉन क्या जाते हैं फर्दर इस कार्बन पे जाते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा ज़्यादा. किससे ज़्यादा स्टेबल होगा, सिंपल अगर हम बात करते हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन से. ठीक है, अगर हम कंपेयर करते हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन और पैरामिथॉक्सी बेंजाइल कार्बोकेटाइन, in that case the paramethoxy benzyl carbocation would be more stable as compared to the normal benzyl carbocation. And if we compare it with the group which is electron withdrawing in nature, and if it is present at ortho or para, then it will withdraw the electrons from the ring, and ring will pull the electron from this carbon which is already having a positive charge. So in that case this carbon will again having the more positive charge. So the positive charge on this carbon will be intensified. Okay, so the group which are having the minus I effect, if they are present at ortho and para position, they will destabilize the benzyl carbocation. Okay, ये टॉपिक हमारा जो है कल रह गया था, तो इसको हम आज डिस्कस कर लिया हमने. इसके साथ हमारा एक और छोटा सा टॉपिक जो है वहाँ पे हमारा रहता है, दैट इज द instability of विनाइल एंड फिनाइल कार्बोकेटाइन. ठीक है, अगर हमारा जो कार्बोकेटाइन है वो कहाँ पे है, या तो फिनाइल रिंग का जो कार्बन है उस पे हो, मीन्स ये हमारा फिनाइल है. ओके, और यहाँ पे हमारे पास ये बेंजीन है, बेंजीन का ये जो प्रोटॉन है यहाँ से प्रोटॉन निकल गया और इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया. ओके, या फिर हमारे पास क्या है, ये कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसको हम बोलते हैं अल्कीन. ठीक है, तो अल्कीन का एक प्रोटॉन निकल गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है, प्रोटॉन जो निकल के गया विद साथ में इलेक्ट्रॉन लेके गया वो, इन दोनों केस में. अब कहते हैं कि ये दो जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो कार्बोकेटाइंस हैं, दीज आर अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल. ठीक है, तो वो क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता. क्यों नहीं कर पाता, उसका एक रीज़न है. ठीक है, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड बनी हुई है यहाँ पे, या जो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स हैं, वो क्या है कि उसमें हमारे पास जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. मीन्स दो वहाँ पे जो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं वो px और py इन्वॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, अगर हम इस बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन में हमारे पास जो कार्बन है उसका p ऑर्बिटल, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं. ओके, और हमने देखा था कि हमारे पास जो भी कार्बोकेटाइन होता है उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ पे होता है, वो एक वेकेंट ऑर्बिटल में होता है. ठीक है, वो एक वेकेंट ऑर्बिटल में होता है, और ये फर्दर आगे क्या हुआ, दूसरे कार्बन से ज्वाइन किया हुआ है. ओके, इस तरीके से आगे फर्दर, तो मीन्स ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसका वो पॉजिटिव चार्ज वो कहाँ पे है, वो जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है वहाँ पे होता है. अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में होता है. ये हमने कल स्टडी किया था जब हमने इसकी स्ट्रक्चर स्टडी की थी. ठीक है, तो
अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो कार्बन है जिसके पास ये बॉन्ड बन रही है, डबल बॉन्ड बन रही है, अब वो डबल बॉन्ड क्या कर रही है कि इस पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि ये जो पी ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर पड़ा होता है किस पी ऑर्बिटल के साथ, जो हमारे पास यहाँ पे पी ऑर्बिटल क्या कर रहे होते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये अगर अपर साइड पे है तो ये हमारा हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टली होता है, तो मीन्स ये परपेंडिकुलर है उसके साथ, तो इसलिए ये दूसरे ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, ओवरलैप नहीं कर पाता है। अगर ओवरलैप नहीं करेगा तो मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज जो है आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, डिस्पर्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन विच इज कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज इज परपेंडिकुलर टू द डबल बॉन्ड, so that is why it cannot participate in the resonance. So because of this reason the vinyl carbocation and the phenyl carbocation they are highly unstable in nature. Next है order of stabilities. अब जितने भी टाइप के हमारे पास कार्बोकटाइंस होते हैं उनका हमने ऑर्डर लिखना भी, किस ऑर्डर में ये हम रख सकते हैं इनको। सबसे पहले जो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल जो कार्बोकटाइन होते हैं वो कौन होते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन वुड बी हाईली स्टेबल। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास बेंजाइल कार्बोकटाइंस। ओके, बेंजाइल कार्बोकटाइन क्या होते हैं, बेंजीन के ऊपर हमारे पास एक कार्बन है और उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद बारी आती है हमारे पास आइसोप्रोपाइल कार्बोकटाइंस। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे 2 कार्बन मिथाइल ग्रुप हैं और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे पास एलिलिक, जितने भी एलिलिक होंगे वो सारे हमारे पास क्या आएंगे, आइसोप्रोपाइल के बाद आते हैं। ठीक है, अगर हम सभी कार्बोकटाइंस को एक साथ लिख देते हैं तो ये हमारा ऑर्डर बनता है। उसके बाद आएगा नॉर्मल प्रोपाइल। ठीक है, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज, देन इथाइल, उसके बाद विनाइल दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। उसके बाद आएगा हमारे पास फिनाइल दैट इज C6H5 पॉजिटिव, देन आएगा मिथाइल। ओके, CH3 पॉजिटिव। ओके, ये हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटाइंस। डिफरेंट कार्बोकटाइंस को अगर हमने कंपेयर करना है तो हम इस तरीके से हम इस सीरीज में रख के उनको कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ऑर्डर तो हमने ये लिख दिया, बट समटाइम्स हम देखते हैं जो एक्सपेरिमेंटल हमारे फैक्ट्स मिलते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो बेंजाइल और आइसोप्रोपाइल और जितने भी एलिलिक हैं इनकी जो स्टेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, इनकी जो स्टेबिलिटी है ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम इनकी वैल्यूज लिख दें स्टेबिलिटी की तो वहाँ पे हम देखेंगे कि उनमें बहुत ही कम डिफरेंस है, तो दे आर ऑलमोस्ट सेम स्टेबल। ठीक है, देयर स्टेबिलिटी इज सेम। इसी तरह से जो हमारे पास विनाइल है, फिनाइल है और जो मिथाइल है इनकी भी जो स्टेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, दे आर ऑलमोस्ट स्टेबल अप टू सेम एक्सटेंट। ओके, ऑलमोस्ट सेम स्टेबिलिटी। क्लियर, ये टॉपिक हमारा जो है कल रह गया था। आज हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इंटरमीडिएट दैट इज द कार्बेनाइन। ठीक है, सो व्हाट आर द कार्बेनाइंस फर्स्ट। सो कार्बेनाइन क्या होते हैं हम आज वो डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी कार्बोनाइन की, जैसे हमने कार्बोकटाइन को डिस्कस किया था कि कार्बोनाइंस आर द एनाइंस in which the negative charge is carried by the carbon. Okay, so this carbon has the 3 bonds with one or more other atoms and possess a negative charge. तो क्या होगा, 3 बॉन्ड बनेंगी और एक वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, मीन्स वहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं हमारे पास ये है एक हमारे पास इथाइन मॉलिक्यूल जिसको हम सिंपली एस्टलिन भी कह देते हैं। ठीक है, तो अगर एस्टलिन का एक प्रोटॉन यहाँ से निकल जाए, एज ए प्रोटॉन निकले और अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जाए तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, दैट वुड बी दी हैविंग दी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बन। ओके, देयर इज ट्रिपल बॉन्ड, सो दिस कार्बन विल कैरी द नेगेटिव चार्ज। ओके, बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली एसिटालाइड आयन। ठीक है क्या चीज ये, दैट इज ए कार्बेनाइन। सिंपलेस्ट कार्बेनाइन जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज दिस एस्टालाइड कार्बेनाइन। ठीक है, अब कार्बेनाइन बनते कैसे हैं, ये बनेंगे तब जब हमारे पास क्या होगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी और जो लिविंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को अपने इलेक्ट्रॉन दे के बिना इलेक्ट्रॉन के वहां से वो लीव कर जाएगा। मींस जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज जैसे हम बात कर रहे हैं ये हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमारे पास CHO, यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, दैट इज ए
एस्टल्डिहाइड, ठीक है, जिसको हम इथेनॉल भी कहते हैं, एस्टल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से एक प्रोटॉन निकलता है, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन निकलेगा यहाँ से, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कार्बन के ऊपर जाएंगे। तो वहाँ पे क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव और CHO, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन की फॉर्मेशन होती है। अब कार्बेनाइन की फॉर्मेशन यहाँ पे होती कैसे है, ठीक है, वो हमने देखना है। बट उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जस्ट लाइक द कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन आर आल्सो हाईली अनस्टेबल, दे आर हाईली अनस्टेबल एंड दे आर मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। अब इनके अंदर रिएक्टिविटी क्यों है और ये अनस्टेबल क्यों है? कार्बोकेटाइन के केस में तो हमने डिस्कस किया था कि वहां पे हमारे पास क्या कहते हैं, अभी वेकेंट ऑर्बिटल आ जाते हैं और यू कैन से भी उनका ऑक्टेट जो है कंप्लीट नहीं होता। बट इसमें क्या ऐसा है, इसमें ऐसा है कि इसमें जो ये नेगेटिव चार्ज है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है, उसके कारण इनके अंदर क्या आती है, अनस्टेबिलिटी आती है और ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इनके पास जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी टेंडेंसी रहती है कि फटाफट ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसी के साथ शेयर करें, किसी को डोनेट करें, ठीक है, और वो खुद स्टेबलाइज हो जाएं। ओके, टू गेट देम स्टेबलाइज दे ट्राई टू डोनेट और शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स विद सम अदर स्पीशीज, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर मोस्ट रिएक्टिव स्पीशीज। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द कार्बेनाइंस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइंस। अब जैसा कि हमने कार्बोकेटाइन के केस में देखा था कि हमारे पास बहुत सारे मेथड्स थे, बट यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनसे हम कार्बोनाइन की फॉर्मेशन बताएंगे भी कैसे होती है। सबसे पहला मेथड है कि अगर हमारे पास किसी मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन ऐसी हो, ठीक है, और वो मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल या पूरा ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल जो है कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, ठीक है, अगर वो इस यहाँ बॉन्ड क्लीवेज हो जाए इस तरीके से कि वो खुद निकल जाए और अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे जाए, ठीक है, तो विदाउट हैविंग द इलेक्ट्रॉन पेयर द ग्रुप लीव द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास कार्बेनाइन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब देखेंगे भी कौन कौन से मेथड से ये कार्बेनाइन की फॉर्मेशन होगी। सपोज हमारे पास क्या हो रहा है कि जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोटॉन होता है वो ज़्यादा इजीली लीव होता है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट देखते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन में से हमारा जो कार्बन है दैट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज दी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, दोनों के कंपैरिजन में बात करते हैं। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है वो क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है, और क्या करेगा अभी ये जो ग्रुप है, ये हाइड्रोजन जो एटम है, इसकी टेंडेंसी है कि इसको फटाफट लीव कर जाए। बट लीव कैसे करेगा, अगर हमारे पास कोई यहाँ पे ऐसा कोई रिएजेंट पड़ा हुआ है जो इसको अट्रैक्ट कर पाए, ठीक है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, तो ये हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा, ठीक है, ये रिएजेंट है, रिएजेंट के साथ क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, और पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, एक कार्बन बच जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जैसे बताया कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होती है और हाइड्रोजन वहां से लीव करके जाते हैं विदाउट टेकिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहीं पे छोड़ के जाते हैं कार्बन के पास, आप खुद निकल जाते हैं। अब प्रोटॉन यहाँ पे निकलेगा तो एज ए H पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है, तो H पॉजिटिव क्या होता है, एक एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो मीन्स अगर कोई मॉलिक्यूल अपना H इजीली रिलीज करता है तो वो कब करेगा, जब यहाँ पे जो रिएजेंट है वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है, मीन्स या तो बेसिक होगा या बेस ही होगा, ठीक है, या उसकी नेचर बेसिक होगी या कोई पर्टिकुलर बेस पड़ा होगा वहाँ पे, ठीक है। तो मीन वी कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ कार्बोनाइन फॉर्मेशन अकर्स व्हेन देयर इज ए अटैक ऑफ बेस ऑन द प्रोटॉन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इन दैट केस क्या होगा, वहाँ पे देयर विल बी ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन एंड एसिड बेस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, ठीक है। तो एसिड का H, बेस का OH, ठीक है, या कोई और बेसिक मीडियम यहाँ पे होगा तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और पीछे क्या बनेगा, कार्बोनाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एसिड बेस रिएक्शन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन। तो ये वहाँ पे टेंडेंसी रहती है कि वहाँ पे कार्बोनाइन की फॉर्मेशन होगी, ओके। और दूसरा क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पड़ा हो, जैसे कि हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप है, ओके, कोई सायानाइड ग्रुप है या कोई नाइट्रो ग्रुप पड़ा हो, तो क्या करते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं कि ये कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड क्या हो और इजीली ब्रेक हो जाए। क्यों, क्योंकि ये क्या करेंगे, अपने पास इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये बॉन्ड जो है वीक हो जाएगी।
ठीक है। तो जब कभी भी कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा पड़ा होता है जिसकी नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर होती है, तो उसके साथ वाले कार्बन जो कि अल्फा कार्बन होता है, तो उसके जो प्रोटॉन्स होते हैं दे आर नोन एज दी एसिडिक प्रोटॉन्स। ठीक है, तो वो एसिडिक होते हैं, मीन्स वो इजिली वहां से लीव कर सकते हैं। तो ये लीव कब करेंगे, जब वहां पे बेस होगा। मीन्स अगर हम बात करते हैं सिंपली कि हमारे पास जैसे हमने किया था कि अल्काइन है, ठीक है, तो अल्काइन के केस में भी जो प्रोटॉन्स होते हैं दे आर एसिडिक। ठीक है, तो नॉर्मल बेस जो है इजिली इस प्रोटॉन को वहां से रिलीज कर देते हैं। अगर यहाँ पे हम जैसे कह रहा हूँ कि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पड़ा हुआ है, तो वीक बेस भी क्या करेंगे, इस प्रोटॉन को यहाँ से निकाल के ले जाएंगे, तो वहां पे हमारे पास कार्बन की फॉर्मेशन हो जाएगी। बट अगर हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना पड़ा हो, तो फिर हमें वहां पे थोड़े से स्ट्रॉन्गर बेस वहां पे यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ये रिएक्शन दिखाई है कि यहाँ पे सपोज हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप पड़ा हुआ है CHO, और यहाँ पे हमारे पास क्या है CH3 है। तो यहाँ पे हमें क्या करेगा, कोई बेस जिसका क्या करेगा OH नेगेटिव आयन जो है वो क्या करेगा, इसके प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और यहाँ से CH2 नेगेटिव और CHO ये कार्बन फॉर्मेशन होगी, प्लस क्या बनेगा यहाँ पे वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो हेल्प करते हैं वहां से अपना प्रोटॉन को रिलीज करने की और कार्बन फॉर्मेशन वहां पे होने के लिए। ठीक है, तो ऐसा होता है। दूसरा क्या है कि अगर हमारे पास सेकंड जो कैटेगरी है, भी अगर हम कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दें, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें हम क्या करते हैं कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दें वहां पे, तब भी हमारे पास वहां पे क्या होगा, कार्बन फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है, अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, किसी एक कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्डेड जो है वहां पे अटैक करेगा, और वो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब ऐसा होगा तो वहां पे क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मीन्स कार्बन फॉर्मेशन हो जाएगी, और दूसरे कार्बन के ऊपर क्या लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। ठीक है, सो बाय दिस टाइप ऑफ एडिशन, ठीक है, तो वहां पे क्या होते हैं, हमारे पास कार्बन फॉर्मेशन होती है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन आयंस। जैसे हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायंस, उसी तरह से हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन को डिस्कस करेंगे। अब कार्बन आयन में हमारे पास क्या है कि 3 तो कार्बन की बॉन्ड बन रही हैं किसी एक मॉलिक्यूल के साथ। ओके, तो मीन्स वहां पे 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, और एक ऑर्बिटल जो है वहां पे वेकेंट है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, उसमें क्या पड़े हुए हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहले हाइड्रोजन था वो निकल गया, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, बट ये ऑर्बिटल क्या हाइब्रिडाइज्ड है, तो मीन्स इस कार्बन की वहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ओके, तो अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ पे होंगे, सारे ये एक रेगुलर जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पे ये सारे जो हैं जो बॉन्ड्स हैं वो वहाँ पे डायरेक्टेड होती हैं। बट एक जो ऑर्बिटल है, एक जो बॉन्ड है वो क्या होती है, वहाँ पे नहीं होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट इज वाई इनकी जो ज्योमेट्री बनती है वो पिरामिडल बनती है। ठीक है, टेट्राहेड्रल नहीं होती। इसको हम कह सकते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कह सकते हैं और पिरामिडल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो या तो इसको हम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, पिरामिडल कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो फोर्थ इसका जो हमारे पास टेट्राहेड्रल का कॉर्नर है वहाँ पे हमारे पास कोई बॉन्ड नहीं है, वहाँ पे क्या पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अब दूसरी बात, जैसे कि हमारे पास हमें पता है कि sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, जिसको जो हम रेगुलर टेट्राहेड्रल एंगल भी बोलते हैं हम। बट अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस आर मच स्ट्रॉन्गर देन दी बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे इस लोन पेयर की इन तीनों बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन होगी, जिस वजह से क्या होंगी, ये 3 बॉन्ड पेयर्स क्या होंगी, एक दूसरे के थोड़े से क्लोज आ जाएंगी। अब बॉन्ड पेयर के अंदर जो है रिपल्शन बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये एंगल जो होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट से लेस होगा इसके अंदर। ठीक है, और एक बात यहाँ पे है कि अगर हमारे पास जो ये कार्बन बन रहा है, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज कार्बन है, अगर वो क्या कर रहा है, किसी कंजुगेटेड सिस्टम के साथ लगा हुआ है, मीन्स अगर वो बेंजीन के साथ लगा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास जो है, सपोज ये हमारे पास कार्बन आयन है और यहाँ पे बेंजीनिंग है, और या फिर ये क्या है, अलिलिक कार्बन आयन है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ये हमारे पास कार्बन आयन है, तो वहां पे जो है हमारे पास ये ज्योमेट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी, प्लेनर बनेगी। ठीक है, वो वहां पे क्या बनेगी, प्लेनर बनेगी। क्यों? क्योंकि ये अब कंजुगेशन में आ जाएंगे, तो कंजुगेशन में आने की वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे वहां पे उसमें स्ट्रक्चर क्या रहेगी,
प्लेनर रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बन आयंस एंड देयर स्टेबिलिटी। तो क्लासिफिकेशन भी हम उस तरीके से करेंगे जैसे हमने कार्बोकैटायंस की थी। तो जस्ट लाइक द कार्बोकैटायंस, कार्बन आयंस आर आल्सो क्लासिफाइड एज द प्राइमरी कार्बोकैटायंस, सेकेंडरी कार्बन आयंस एंड टर्शरी कार्बन आयंस। प्राइमरी कार्बन आयंस, सेकेंडरी कार्बन आयंस एंड द टर्शरी कार्बन आयंस। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि नेगेटिव चार्ज कौन से कार्बन पे है। ठीक है, यहाँ पे हम बनाते हैं कि सपोज हमारे पास ये एक हमारे पास स्पीशी है, यहाँ पे तीनों क्या है, हाइड्रोजन है। क्या ये कार्बन जो है हमारा प्राइमरी है? नो, क्योंकि ये क्या है, मिथाइल है। तो मिथाइल का जो कार्बन होता है दैट इज नॉट प्राइमरी। सो मिथाइल के ऊपर जो कार्बन आयन होगा दैट इज सिंपली मिथाइल कार्बन आयन, तो ये प्राइमरी नहीं होगा। ओके, दैट इज सिंपली नोन एज द मिथाइल कार्बन आयन। इसी तरह से हमारे पास है इथाइल कार्बन आयन। अब इथाइल कार्बन आयन का जो कार्बन है, ठीक है, वो एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो मीन्स ये प्राइमरी हो गया। ठीक है, तो दिस इज ए प्राइमरी कार्बन आयन जो कि है हमारे पास इथाइल कार्बन आयन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास आइसोप्रोपाइल कार्बन आयन, जिसका जो कार्बन है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो फर्दर क्या है, दो कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो मीन्स ये हमारा पास क्या है, सेकेंडरी कार्बन है। तो ये कौन सा कार्बन आयन हुआ, आइसोप्रोपाइल कार्बन आयन। ओके, सिमिलरली हमारे पास आएगा टर्शरी कार्बन आयन, जिसमें हमारे पास जो है कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो फर्दर तीन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो कार्बन क्या हो जाएगा, टर्शरी कार्बन हो जाएगा। और इसको हम टर्शरी कार्बन आयन भी बोल सकते हैं, और सिंपली टर्शरी ब्यूटाइल इसका नाम होता है। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन आयन इसको हम बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन आयन। अब आता है इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है कि मिथाइल कार्बन आयन जो है दे आर हाईली स्टेबल देन प्राइमरी कार्बन आयन, देन सेकेंडरी कार्बन आयन, देन टर्शरी। मीन्स टर्शरी कार्बन आयंस आर लीस्ट स्टेबल। अब ये कैसे हुआ, कार्बोकैटायन के केस में तो हमने देखा था कि जो टर्शरी कार्बोकैटायंस है वो हाईली स्टेबल होते हैं, बट यहाँ पे ऑर्डर जो है रिवर्स है। ठीक है, तो इसी को भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इंडक्टिव फैक्ट से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज बेस्ड अपॉन द इंडक्टिव फैक्ट। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट विद द इंडक्टिव फैक्ट। अब इंडक्टिव फैक्ट क्या एक्सप्लेन करेगा, देखो जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि अगर कोई भी फैक्टर पॉजिटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करता है तो मीन्स उसको वो डिस्टेबलाइज कर रहा है, अगर वो उसको खत्म करता है, नलीफाई करता है, डिस्पर्स करता है, तो वो उसको स्टेबलाइज कर रहा है। इसी तरह से ही कार्बन आयन के केस में अगर कोई फैक्टर क्या कर रहा है, उस कार्बन के नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ कर लेता है, डिस्पर्स कर देता है, तो वो क्या कर रहा है, उस कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर रहा है। बट अगर कोई फैक्टर क्या कर रहा है, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ाता है, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, तो वो उसको क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। तो सपोज हम बात करते हैं कि टर्शरी कार्बोकैटायन की बात करते हैं, हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है जिसमें हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब हमें पता है कि मिथाइल का जो इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज द प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस कार्बन को डोनेट करेंगे। ठीक है, तो डोनेट करेंगे, रिलीज करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो मींस इस कार्बन के ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो मींस क्या होगा, ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसकी फटाफट टेंडेंसी रहेगी ये किसी के साथ रिएक्ट करे और स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है, तो दिस इज ए हाईली अनस्टेबल स्पीशीज। अगर हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या है, आइसोप्रोपाइल है, तो आइसोप्रोपाइल के केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले 2 ग्रुप हैं, जितना कि हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल में 3 थे, अब यहाँ पे 2 हैं। तो 2 ग्रुप क्या करेंगे, उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं करेंगे जितना कि 3 ग्रुप कर रहे हैं, तो ये जो है इससे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सो इसलिए हमारे पास जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है दैट इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। अगर हम बात करते हैं फर्दर इथाइल जो हमारे पास कार्बोकैटायन है, सॉरी कार्बन आयन है, ओके, उस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं कर पाएगा जितना कि 2 ग्रुप कर रहे थे या फिर 3 ग्रुप कर रहे थे। सो इन तीनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो इथाइल कार्बन आयन है दैट इज मोर स्टेबल। ठीक है, और फिर अगर हम कंपेयर करते हैं मिथाइल को, तो मिथाइल कार्बन आयन में हमारे पास कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन क्या करे,
रिलीज कर पाए, डोनेट कर पाए और इस नेगेटिव चार्ज को और इंटेंसिफाई कर पाए। ठीक है, सो इन सब में से मिथाइल कार्बेनाइन इज हाईली स्टेबल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बेनाइन इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है, तो ये ऑर्डर जो है हमारा, मिथाइल कार्बेनाइन विल बी हाईली स्टेबल, देन इथाइल कार्बेनाइन, देन आइसोप्रोपाइल कार्बेनाइन, देन टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बेनाइन। और यू कैन से मिथाइल कार्बेनाइन इज हाईली स्टेबल, देन प्राइमरी कार्बेनाइन, देन सेकेंडरी कार्बेनाइन, देन टर्शियरी कार्बेनाइन। ये रहेगा हमारा ऑर्डर कार्बेनाइन का, जो कि टोटली रिवर्स है कार्बोकैटायन से। कार्बोकैटायन के केस में ऑर्डर क्या था? टर्शियरी कार्बोकैटायंस वर मोर स्टेबल, देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, देन मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये ऑर्डर था हमारा कार्बोकैटायंस का, ये ऑर्डर है हमारा कार्बेनाइंस का। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। और हम इसको डिस्कस कर सकते हैं हाइब्रिडेशन के कंसेप्ट में भी। तो हाइब्रिडेशन कैसे इसको एक्सप्लेन करेगा? ये हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट तब आएगा जब हमारे पास क्या हो, जो नेगेटिव चार्ज बेयरिंग कार्बन है उसके साथ क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड्स हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है अल्काइन, जिसमें कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। दूसरा क्या है हमारे पास अल्कीन है, जिसमें हमारे पास क्या है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तीसरा हमारे पास क्या है, अल्काइल है। ठीक है, दिस इज ए अल्काइल कार्बेनाइन। अब इन तीनों में से कहते हैं भी ये ज़्यादा स्टेबल है, ये उससे कम स्टेबल है और लीस्ट स्टेबल ये है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम इनके हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो इसमें जो कार्बन है वो क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, इसमें क्या होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, तो जिसमें हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, मीन्स वहां पे हमारे पास 50% क्या होता है, s कैरेक्टर होता है और 50% ही क्या होता है, हमारे पास p कैरेक्टर होता है। इस केस में हमारे पास जो है जो 33% जो होगा वो क्या होगा, s कैरेक्टर होगा और 67% क्या होगा, p कैरेक्टर होगा। इस केस में 25% क्या होता है, s कैरेक्टर होता है और 75% क्या होगा, p कैरेक्टर होगा। मीन्स जिस भी कार्बनाइन के केस में उस कार्बन का अगर s कैरेक्टर बढ़ता है तो मीन्स वो कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा। ठीक है, तो जिस भी कार्बन का हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वहां पे हमारे पास क्या रहेगा कि वो कार्बन क्या रहेगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। और हमें पता है कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वहां पे अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वहां पे वो स्टेबल रहता है। अगर हम बात कर रहे थे जैसे कार्बोनिल के केस में है कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं तो क्या बनेगा, हमारे पास CO के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और दूसरा केस क्या करे कि अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएं तो क्या केस बनेगा कि हमारे पास जो है ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, अगर नेगेटिव चार्ज आता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि इनकी टेंडेंसी रहती है कि वो शेयर पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, तो खींचते मींस उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज अगर रहेगा तो स्टेबल रहेगा। सेम इज द केस विद दीज अल्काइंस, अल्कीन्स एंड अल्काइल ग्रुप्स। तो अगर अल्काइन के केस में हमारे पास क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर है वो sp कैरेक्टर है, उसका 50% s कैरेक्टर है, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इस कार्बन से ज्यादा है। फर्दर इसकी जो है इससे भी ज्यादा है। तो जिस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अगर आता है तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो अगर हम तीनों को कंपेयर करते हैं तो जो अल्काइन में जो कार्बोनाइन बन रहा है, अगर वो ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू द नेगेटिव चार्ज विच इज ऑन दी डबली बॉन्डेड कार्बन। ओके, तो ये है हमारा हाइब्रिडेशन का केस। तीसरा आता है रेजोनेंस और कंजुगेशन। भी रेजोनेंस और कंजुगेशन भी हमारा जो है कार्बोनाइन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो थर्ड इज दी रेजोनेंस और कंजुगेशन। ठीक है, अब रेजोनेंस और कंजुगेशन कैसे करेंगे? सपोज हमारे पास क्या है कि कोई एलाइल कार्बोनाइन है, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे कंजुगेशन सिस्टम है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ चले जाएंगे। तो मीन्स ये नेगेटिव चार्ज जो इस कार्बन पे था अब वो फर्स्ट और थर्ड कार्बन के बीच में क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया। तो वहां पे एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारे पास बन गई ये वाली। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या आ गया, इसके ऊपर आ गया, पहले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था, अब क्या हो गया, वो शिफ्ट हो गया दूसरे कार्बन के ऊपर। तो बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस और कंजुगेशन हमारे पास क्या है, ये कार्बोनाइन जो है वो स्टेबल हो जाते हैं। सेम अगर हम बात करते हैं बेंजाइल कार्बोनाइन की, तो
तो बेंजाइल कार्बोनाइन में हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ है, इस कार्बन के ऊपर है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। अब बिकॉज ये क्या होता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगी हमारे पास, ये जो शिफ्ट हुआ यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया CH2। अब इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो है सॉरी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नहीं है, सो आई कैन इरेज इट। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग में फर्दर डिस्पर्स हो रहा है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती रहेंगी उतना ही हमारे पास क्या होगी, मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती रहेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जब इस कार्बन पे पहुंच गया तो ये हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। फर्दर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो फिर मुड़ के हमारे पास वापस फर्स्ट स्ट्रक्चर आ जाएगी जो कि इनिशियल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे CH2 नेगेटिव और हमारी जो बॉन्ड है वो यहाँ पे होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही हैं जो क्या कर रही हैं, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रही हैं, ठीक है। पहले नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था, फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गया इस कार्बन पे, फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा बेंजीन रिंग होंगी इस बेंजिलिक कार्बन के ऊपर, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगी। ये था, यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप है। अगर हम बात करते हैं कि CH नेगेटिव और यहाँ पे भी क्या हमारे पास एक फिनाइल ग्रुप है, ओके ऐसे, और एक फिनाइल ग्रुप क्या है हमारे पास, ये है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज इस रिंग में भी जाएगा, इस रिंग में भी जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे पहले 4 स्ट्रक्चर बन रही हैं, अब 4 और बन जाएंगी। अगर हमारे पास क्या हो कि तीनों साइड पे हमारे पास क्या हो, बेंजीन रिंग लगी हों और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो वहाँ पे हमारे पास टोटल 9 स्ट्रक्चर जो हैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, जो क्या करेंगी, इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करेंगी और ये कार्बन क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राईफिनाइल कार्बोनाइंस आर हाईली स्टेबल, जैसे कि हमने ट्राईफिनाइल कार्बोकैटायन को डिस्कस किया था, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा हमारे पास, उसकी अंदर स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कार्बोनाइन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल्स, ओके, उसकी पूरी केमिस्ट्री पढ़ेंगे भी, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्मेशन होती है उनकी, स्ट्रक्चर कैसे होती है, ओके। उसके बाद हम उसकी क्लासिफिकेशन, फिर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ओके, और फिर उसकी स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट मेथड से, ओके। तो यहीं पे हम इसको स्टॉप करते हैं।